राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि हमेशा के लिए कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है और परमानेंट दुश्मनी भी राजनीतिक तौर पर नहीं चल पाती है। दरअसल सियासी फायदे के लिए राजनेता अपना पक्ष बदलते हुए नजर आते हैं और महाराष्ट्र में हाल ही में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। महाराष्ट्र में आगामी संपूर्ण राज्य में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें पिपरी चिंचवड़ नगर निगम की बात करें विशेष तौर पर तो वहां पर अजीत पवार गुट यानी कि एनसीपी और शरद चंद्र पवार की एनसीपी में गठबंधन हो गया है। ऐसे में महाराष्ट्र में क्या फिर से चाचा भतीजे की जोड़ी एकजुट होगी? क्या फिर से शरद पवार अजीत पवार एक साथ राजनीतिक तौर पर बड़े स्केल पर बड़े लेवल पर दिखाई देंगे? क्योंकि हमने देखा कि 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले पिछला जो कार्यकाल था उसमें जो उठापटक महाराष्ट्र की राजनीति में हुई उसने दो बड़ी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को दो धड़ों में बांट दिया और ऐसे में शिवसेना दो भागों में बट गई, एनसीपी भी दो भागों में बट गई। एक एनसीपी शरद पवार की पार्टी विपक्ष में मौजूद है, दूसरी एनसीपी की अजीत पवार की पार्टी जो है वो सत्ता पक्ष को समर्थन दे रही है। वही हाल शिवसेना का है। उद्धव बाला साहब ठाकरे इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सरकार के विपक्ष में है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना भाजपा को समर्थन दे रही है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कोई बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है? क्या आगामी वक्त में फिर से जो राजनीतिक दल टूट चुके हैं वो एकजुट होते हुए नजर आएंगे? इस खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा में तमाम सवाल रहेंगे, गंभीर सवाल रहेंगे और जिन पर विस्तृत जानकारी आप तक देंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस खास कार्यक्रम में। सर, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति पर ये जो हाल ही का गठबंधन है चाचा भतीजे का अलायंस, कैसे देखते हैं? देखिए दिनेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति के अपने आदर्श जो उसूल हुआ करते थे पीछे छूट गए। आप जरा देखेंगे सत्ता में आने के लिए या सत्ता को पाने के लिए किस किस तरह के समझौते होते हुए दिखाई पड़ते हैं। जरा आप महाराष्ट्र राजनीति की बात करें तो यही एकनाथ शिंदे थे जो शिवसेना से टूटकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, सरकार बन जाती है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं बीजेपी के पाले में अधिक सीटें आती हैं तो पता चलता है कि उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बीजेपी ने कहा कि भाई आपकी जरूरत नहीं, आप साथ चलिए या मत चलिए, लेकिन हम चलने को तैयार हैं, मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो दिनेश जी, आप अगर पूरा माहौल देखें, यही कुछ जो पूरा माहौल था वो एनसीपी में भी नजर आया, जहां पर भतीजे अजीत पवार ने अपने चाचा से बगावत करके एक अलग अपना गुट बना लिया और यहां तक कि अपने चाचा को यूं ही छोड़ दिया, कहा कि हम कभी एक नहीं होंगे। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की बात करें, दोनों भाई जिस तरह अलग दिखाई पड़े, तो वो एकजुट हो राज जाते ठाकरे हैं। ने बना ली, वो एकजुट हो जाते हैं। अब यही कुछ जो है अजीत पवार और शरद पवार के साथ भी सीन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, भले ही आप गठबंधन में हैं, देखिए इंडिविजुअल तौर पर आपकी पार्टी भी है, आपको अपनी पार्टी को भी स्टेबल रखना। अजीत पवार को ऐसा लग जरूर रहा होगा कि बीजेपी के साए में कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी कमजोर हुई नजर आए, कमजोर होती हुई नजर आए। शरद पवार चूंकि भले उनके पास सीटें कम हो, लेकिन जिस तरह से उनको चाणक्य कहा जाता है राजनीति का महाराष्ट्र की, तो ऐसे में अगर भतीजे को चाचा का साथ मिल जाता है और चाचा को भतीजे का, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ एक माहौल जरूर बन सकता है, महायुति कमजोर हो सकती, बिल्कुल हो सकता है और लग भी रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पूछा ही नहीं अजीत पवार को कि भाई आप साथ चलोगे नहीं चलोगे, यानी कि अब उनकी उतनी जरूरत नहीं है। और देखिए, राजनीति में दिनेश जी, हर जो सौदा होता है वो जरूरत के अनुसार होता है। आदर्श और जिस तरह की विचारधारा की हम लोग बात करते हैं बहुत पीछे छूट जाती है और यही कुछ अब महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है, जहां पर एक दूसरे के खिलाफ जो है चुनाव में उतरने को जो दल है, सत्ताधारी दल है, वो तैयार है। और जब उनसे बात की जाती है कहते हैं भाई फ्रेंडली फाइट हो रही है। तो ये एक नया शब्द है या एक अलग शब्द है, लेकिन अगर उनकी मंशा को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जितने भी दल हैं वो बीजेपी के साए से बाहर आना चाहते हैं। चाहे एकनाथ शिंदे की आप बात करें, चाहे आप अजीत पवार की बात करें, कि उनको पता है कि भाई बीजेपी के साथ चलेंगे, आज नहीं तो कल उनकी पार्टी पर इसका बुरा असर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक दुष्यंत चौटाला की तरह हरियाणा में एक समय 6 सीट उनके पास आई, लेकिन जैसे ही बीजेपी में वो शामिल हो जाते हैं पता चलता है कि भाई उनकी 0 सीट रह जाती है, वोट बैंक 15% से घट के 1% से भी कम आ जाता। तो ये तमाम चीजें, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, ये सब देख रहे हो, इसीलिए अजीत पवार ने इतना बड़ा कदम महाराष्ट्र के अंदर उठाया है। सर, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा और दर्शकों की जो इच्छा होगी जानने की, जहन में जो सवाल आ रहा है वो ये है कि जो वोट बैंक था, जो मौजूदगी थी, जितनी मजबूत अजीत पवार की पार्टी शरद पवार से पिछले कार्यकाल के दौरान जब अलग हुई,
उस वक्त जितनी मजबूत थी उससे अधिक मजबूती आज अजीत पवार के पास है। जी। तो फिर आखिरकार अजीत पवार वापसी करने के बारे में हम्म। कैसे सोच सकते देखिए, हैं या शिंदे जी, कैसे सोच सकते एक बात हैं? ये भी है देखिए दिनेश जी कि आप ये देखिए कि जब ज़रूरत थी बीजेपी की तब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री ठीक बना है। दिया गया। ऐसा नहीं कहेंगे हम कि उन्होंने उस समय चुनाव अपने दम पर लड़ा था, बल्कि शिवसेना के दम पर लड़ा था। लेकिन आज जब बीजेपी उनके साथ चुनाव में गई और बीजेपी ने अधिक सीटों पर चुनाव इसलिए लड़ा कि भई अगर अधिक सीटें आती हैं तो मुख्यमंत्री बनाने का अपना रास्ता साफ हो जाएगा। हुँ। क्योंकि देखिए सत्ता को पाने के लिए पार्टियाँ तमाम तरह के समझौते करती हुई नज़र आती हैं। यही देवेंद्र फडणवीस थे जो उप मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए, आज वो मुख्यमंत्री हैं और मजबूरी में एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री का पद एक्सेप्ट करना पड़ा। तो अब देखिए राजनीति के अपने नफे और नुकसान होते हैं, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए बहुत सारे समझौते आपको करने पड़ते हैं। अब यही कुछ जो आपने सवाल किया है कि क्या एकनाथ शिंदे और क्या अजीत पवार में कहीं ना कहीं कोई डर का और कोई खौफ का माहौल है बीजेपी के लिए या बीजेपी से, तो ये जरूर है कि देखिए पार्टियां भले ही अभी एक साथ गठबंधन में चल रही हूँ, शिवसेना से बड़ा गठबंधन किसका रहा होगा सोचिए, इतने लंबे समय तक चला, बीजेपी लेकिन के वो भी साथ। अलग होता हुआ दिखाई पड़ा। तो तमाम फैसले कई बार मौके को देखकर लिए जाते हैं और अब ऐसा लगता है एकनाथ शिंदे को भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है और दूसरा अजीत पवार को तो लगभग ऐसा कंफर्म मान के चलिए कि उनको इस बात का डर है कि बीजेपी के साथ ज्यादा वक्त तक रहे तो कहीं उनकी पार्टी का जो कद है आज की डेट में वो और कमजोर होता हुआ नजर ना आ जाए। एक महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ये रहेगा कि जिस तरीके से पिछले दिनों बीजेपी के विधायकों और एकनाथ शिंदे के विधायकों में ये आरोप प्रत्यारोप लगे कि शिंदे के विधायकों ने भाजपा की सरकार बनाने का समर्थन देने के लिए करोड़ों रुपए की डील की थी। ऐसे ही कुछ आरोप जो है वो एनसीपी के विधायकों पर लगते रहे हैं। तो क्या ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप तो लगातार उन्हीं के नेता अपने जी, सहयोगियों पर लगा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और जिससे कि कहीं ना कहीं इनकी पार्टियों की छवि धूमिल हो रही जाहिर है। बात है दिनेश जी, और ये बात एक बार नहीं कई बार उठ के सामने आ चुकी है। आपको तो आपने देखा होगा कि जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो बीजेपी ने कहा कि भाई हम बड़ा दल है, हम आगे जाएंगे। उसके बाद आपने देखा एकनाथ शिंदे कभी गांव अपने जाते हैं, कभी दिल्ली आते हैं, कभी कहते हैं कभी 6 महीने फोन के नहीं लिए, मिल पाता हाँ, है। कि 6 महीने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। लेकिन देखिए यही कहते हैं मजबूरी और जरूरत दो अलग अलग चीजें हो जाती है कि मजबूरी में आपको एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, लेकिन जब उनकी जरूरत खत्म हो गई आपने कहा कि भाई आप साथ चलिए या मत चलिए, हम बिल्कुल कंफर्टेबल, हमें कोई दिक्कत नहीं। और यही वजह थी अजीत पवार ने कहा कि भाई मैं छठी बार भी उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूं, बस मुझे आप साथ लेकर चलिए। वही कुछ अब उनको भी दिखाई पड़ता है, कब तक बीजेपी के साए में चलेंगे, कब तक बीजेपी की परछाई बनकर नजर आएंगे। ऐसे में अब ऐसा हो सकता है कि शरद पवार जो चाचा है उनके राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, महाराष्ट्र राजनीति के, वो अगर देश साथ की में आते राजनीति हैं में भी बड़ा बिल्कुल, कद है। तो हो सकता है कि यहाँ से जो एनसीपी है अलग अलग वर्गों में बटी हुई है, हिस्सों में बटी हुई है, वो यहाँ पर एकजुट होती हुई नजर आ जाए। एक विलय की संभावना जो बन रही है वो होता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति जो इस समय कई दौर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ में जरूर दिखाई पड़, लेकिन कब तक दिखाई पड़ेगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी भी ये सोच रही है कि अपने दम पर कुछ हद तक महाराष्ट्र में अपना वोट बैंक बनाया जाए। तो ये तमाम तरह की राजनीति और बीएमसी चुनाव में इन तमाम सवालों का जवाब मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बीएमसी जो नगर निगम के चुनाव हैं और संपूर्ण महाराष्ट्र के जो नगर निकाय के चुनाव हैं वो ये तय करेंगे कि आखिरकार महायुति गठबंधन महाराष्ट्र में कितना लंबा चल पाएगा। अजीत पवार शरद पवार के एक साथ आ जाने से क्या फिर से महायुति गठबंधन में कोई सियासी टकराव देखने को मिलेगा? बता दें आपको कि महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 30 दिसंबर, नामांकन माफ़ कीजिए 31 दिसंबर, नामांकन वापसी की आखिरी तारीख जो है वो 2 जनवरी रखी गई है। मतदान 16 जनवरी को होगा और 15 जनवरी को और 16 जनवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिलेगा, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।